जब मैंने 3 साल पहले रॉबर्ट से शादी की तो मुझे लगा था कि मैं जानती हूँ कि एक खानदान को आपस में जोड़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन कोई भी इंसान कभी इस पेचीदगी के लिए तैयार नहीं हो सकता जो एक ऐसे किरदार में कदम रखने के साथ आती है जिसमें वो पैदा नहीं हुआ होता। मैं सिर्फ एक बीवी नहीं बन रही थी, बल्कि मैं उसके बेटे एथन की सौतेली माँ भी बन रही थी। उस वक्त वो 16 साल का था, एक लंबा, खामोश नौजवान जिसकी गहरी भूरी आंखें अक्सर मेरे पार देखती थी, जैसे वो ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं एक अजनबी हूं या कोई ऐसा शख्स जिस पर वो भरोसा कर सकता है। उसकी माँ मेरे इनकी जिंदगी में आने से 2 साल पहले वफात पा चुकी थी, और उस घर की खामोशी कभी कभी इतनी भारी महसूस होती थी कि मेरे कदमों की आहट भी बहुत बुलंद लगती थी। इब्तिदाई महीने बहुत नाजुक थे। मैं एथन के मामले में बहुत एहतियात बरतती थी, ना कभी हद से बढ़ती, ना उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश करती। मैं खाना पकाती, स्कूल के बारे में पूछती और होमवर्क में मदद की पेशकश करती, अगरचे वो शाज़ो नादिर ही कबूल करता। फिर भी कुछ छोटे छोटे लम्हे थे जो मुझे बताते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे रहा है। जैसे वो वक्त जब इसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए छोड़ सकती हूँ क्योंकि उसके वालिद मसरूफ थे, या वो दिन जब वो किचन में आया और पूछा कि क्या मेरे पास उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कोई मशवरा है। ये छोटी दरखास्तें थी, मगर मेरे लिए वो खिलते हुए दरवाज़ों जैसी थी। जब एथन 19 साल का हुआ तो वो एक जिम्मेदार नौजवान बन चुका था, करीबी कॉलेज में पढ़ता था और साथ ही एक ऑटो रिपेयर शॉप में पार्ट टाइम काम भी करता था। वो अब भी ज़्यादातर वीकेंड्स पर घर आता, और उसकी मौजूदगी घर को एक ऐसी तवानाई से भर देती जो मुझे एहसास दिलाती कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। अगर किसी ने 3 साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं उसे अपने सगे बेटे की तरह चाहने लगूंगी तो शायद मैं यकीन ना करती, लेकिन यही हुआ। और फिर भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बारिश भरी दोपहर वही शख्स मुझे खानदान के बारे में एक ऐसी बात सिखाएगा जिसे पहले समझ ही नहीं पाई थी। सितंबर का आखिरी हिस्सा था जब तूफान आया, ऐसा तूफान जो खिड़कियों को हिला दे और आसमान को इतना स्याह कर दे कि दिन के वक्त भी रात महसूस हो। मैं लॉन्ड्री रूम में थी जब मैंने पिछले दरवाजे के करीब पानी जमा होता देखा। उस दरवाजे का लॉक महीनों से ढीला था, एक ऐसी चीज जिसे रॉबर्ट हमेशा ठीक करने का कहता मगर कभी वक्त ना निकाल पाता। अब हुआ और बारिश के दबाव से दरवाजा जवाब दे चुका था। ठंडा पानी अंदर आ रहा था, फर्श भीग रहा था और मैं घबरा गई। रॉबर्ट काम पर था और उससे राबता नहीं हो पा रहा था। बारिश इतनी शदीद थी कि मेरे लिए अकेले दरवाजे को संभालना मुमकिन नहीं था। तब मुझे एथन का ख्याल आया। मैंने फौरन फ़ोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। हेलो एथन, मैंने कहा जब उसने फ़ोन उठाया। मेरी आवाज़ मेरी घबराहट जाहिर कर रही थी। मुआफ़ करना तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे वाकई तुम्हारी मदद चाहिए। पिछले दरवाजे से पानी अंदर आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे रोको। उसका जवाब फौरन आया, फिक्र ना करे, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूं। और वाकई थोड़ी ही देर बाद मैंने उसके ट्रक पर देखा के आवाज़ ड्राइववे में सुनी। एथन सर से पांव तक भीगा हुआ अंदर आया और उसके कंधे पर वही बैग था जो वो तकरीबन हर जगह साथ ले जाता था। मसला कहाँ है? उसने बालों से पानी झाड़ते हुए पूछा। मैं उसे लॉन्ड्री रूम में ले गई। वो झुककर दरवाजे के फूले हुए लकड़ी के हिस्से और ढीले लॉक को देखने लगा। हाँ, ये दरवाज़ा इस मौसम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं अभी के लिए इसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन आप और डैड को इसे बदलने के बारे में सोचना चाहिए। उसे काम करते देखना हैरानकुन था। उसके हाथ मजबूत और पुरएतमाद थे। उसका चेहरा पूरी तवज्जो से काम में लगा हुआ था जब वो अपने बैग से औजार निकाल रहा था। उसने पेच घिसकर दरवाज़ा मजबूत किया, फ्रेम को एडजस्ट किया और एक वेदर सेल भी लगा दी जो इत्तेफाक से उसके पास मौजूद थी। मैं करीब खड़ी उसे तौलिए देती रही
और जब बादलों की वजह से रोशनी मध्यम हो गई तो टॉर्च पकड़ ली। क्या तुम हमेशा अपने साथ औजार रखते हो? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो मुस्कुराया। हमेशा। कभी नहीं पता कि क्या चीज कब खराब हो जाए। 1 घंटे के अंदर दरवाजा मजबूती से बंद हो चुका था। पानी रुक गया और मैंने सुकून का सांस लिया। एथन, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बगैर मैं क्या करती, मैंने दिन से कहा। उसने हाथ खुश करते हुए कंधे अचकाए। ये कोई बड़ी बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। लेकिन ये वाकई बड़ी बात थी। उस लम्हे उसका इतनी जल्दी मेरी मदद के लिए आ जाना एक गैर मुतवक्के तब्दीली की शुरुआत थी। इसके बाद एथन ज्यादा बार आने लगा, सिर्फ खाने या वीकेंड के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खैरियत पूछने के लिए भी। कभी वो घर के कामों में हाथ बटा देता और कभी सिर्फ बैठकर बातें करता। एक शाम जब मैं रात का खाना बना रही थी, वो किचन में रुका रहा। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? उसने संजीदा लहजे में पूछा। बिल्कुल, मैंने सब्जियां काटते हुए चाकू नीचे रखते हुए जवाब दिया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि डैड अब मुझे नोटिस ही नहीं करते। मैं जानता हूं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हमेशा मसरूफ रहते हैं, हमेशा थके हुए, और जब घर पर होते हैं तो हम ज्यादा बात नहीं करते। मेरा ख्याल है कि आप ही वो वाहिद इंसान है जो मेरी बात सुनती है। इसकी बातों ने मेरा दिल दुखा दिया। मैंने काउंटर के पार हाथ बढ़ाकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। एथन, तुम्हारे वालिद तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो बस हमेशा अपने जज्बात जाहिर करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ वो तुम्हें महसूस करते हैं, चाहे तुम्हें ऐसा न लगे। उसने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब भी एक बोझ था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उस रात मैं देर तक जागती रही, उसकी बातों के बारे में सोचती हुई। चंद हफ्तों बाद रॉबर्ट को 3 दिन की एक वर्क कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, और घर में सिर्फ मैं और एथन थे। पहली ही रात एक और तूफान आया, पहले से ज्यादा शदीद। बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गरज की आवाज खिड़कियों को हिला रही थी और बारिश जोर जोर से छत पर बरस रही थी। मैंने मोमबत्तियां जलाईं और एथन टॉर्च ले आया। आखिरकार हम दोनों लिविंग रूम में बैठ गए, मोमबत्तियों की रोशनी में ताश खेलते हुए। बाहर का तूफान हमें दुनिया से अलग थलग महसूस करवा रहा था। आपने कभी महसूस किया है कि तूफान लोगों को ज्यादा बातें करने पर मजबूर कर देते हैं? एथन ने अचानक पूछा। मैं मुस्कराई। हाँ, शायद इसलिए कि वो इंसान को सुस्त होने और रुक कर सोचने पर मजबूर करते हैं। उस रात हम घंटों बातें करते रहे। उसने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया, उन बातों के बारे में जो उसे याद थीं, और उन चीजों के बारे में भी जिन्हें भूल जाने का उसे डर था। मैंने भी उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई, अपनी गलतियों और जिंदगी से सीखे गए सबकों के बारे में। उस रात हमारे दरमियान कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक ऐसी सच्चाई और खुलूस था जिसने हम दोनों को हैरान कर दिया। जब रॉबर्ट वापस आया तो मैंने नरमी से उसे बताया कि एथन ने क्या कहा था, कि कभी कभी उसे लगता है जैसे वो नजरअंदाज हो रहा हो। रॉबर्ट खामोश हो गया, उसके चेहरे पर पशेमानी साफ नजर आ रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ, उसने आहिस्ता से कहा। मैं समझता था वो ठीक है, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा महसूस करता है। उस लम्हे के बाद रॉबर्ट ने वाकई कोशिश करना शुरू कर दी। वो एथन को डिनर पर ले जाने लगा, उसकी क्लासेस के बारे में ज्यादा पूछने लगा और उसके कॉलेज के एक इवेंट में भी शरीक हुआ। आहिस्ता मैंने उनके रिश्ते को मजबूत होते देखा, जैसे एक पल दोबारा तामीर हो रहा हो जहां पहले फासले थे। कुछ अरसे बाद एक शाम एथन मेरे पास आया। शुक्रिया, उसने आहिस्तगी से कहा। किस लिए? मैंने पूछा। मेरी बात सुनने के लिए, मेरे साथ होने के लिए, और मेरे और डैड को दोबारा करीब लाने के लिए।
اگر اس دن آپ مجھ سے دروازے کے بارے میں مدد نہ مانگتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ اصل غیر متوقع بات کیا تھی۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ایتھن نے دروازہ ٹھیک کیا یا طوفان میں میری مدد کی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس سے مدد مانگنے نے اسے وہ چیز دی جس کی اسے شدت سے ضرورت تھی، خود کو اہم، قابل اعتماد اور محبت کے قابل محسوس کرنے کا موقع۔ سال گزرتے گئے اور ایتھن اپنی زندگی میں آگے بڑھتا گیا۔ اس نے گریجویشن مکمل کی، اپنی آٹو ریپیئر شاپ کھولی، اور میں اور رابرٹ اس دن فخر سے اس کے ساتھ کھڑے تھے جب اس نے اپنی دکان کا افتتاح کیا۔ جب میں نے اسے ربن کاٹتے دیکھا تو میرا ذہن اس بارش والے دن کی طرف چلا گیا۔ یہ سب کچھ، وہ رشتہ، وہ اعتماد، وہ قربت، ایک چھوٹے سے لمحے سے شروع ہوا تھا۔ ایک ٹوٹا ہوا دروازہ، مدد کے لیے ایک فون کال، اور ایک سوتیلا بیٹا جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آ گیا۔ میں نے اپنے سوتیلے بیٹے سے مدد مانگی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ صرف غیر متوقع نہیں تھا، وہ زندگی بدل دینے والا تھا۔